जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। हम लोग इससे पहले फर्स्ट टॉपिक में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके कितने भाग होते हैं, और इसके एग्जाम्पल के बारे में बताया गया था, इसके प्रेक्षण के बारे में बताया गया था। तो आज हम इससे आगे आपको बताएंगे इसमें रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो हम निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट्स करते हैं, उसको रासायनिक समीकरण के रूप में ही दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को जब हम लिखते हैं तो उसमें उसको प्रतीक लिखना पड़ता है। वो प्रतीक किसके हो सकते हैं? एक अभिकारक के और उत्पाद के। उसको रासायनिक सूत्र की भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं उसकी? रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, जो अवस्थाओं के बारे में भी जाना जाता है। जैसे ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इनके कहने का पूरा भाव क्या है, आइए समझते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए तो जैसे एक ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम अनबुझा चूना कहते हैं, और इसको हम पानी के साथ डाल देते हैं। पानी, जल में इसको डाल देते हैं। तो जल में जब हम अनबुझे हुए चूने को डालते हैं तो ये इसकी अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है, और अभिक्रिया होकर के एक प्रोडक्ट ये बनाता है, उत्पाद बनाता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइज। तो इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब बात यह है कि हमें इसमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा। ये अभिक्रिया किस अवस्था पर हो रही है, कितने के ताप पर हो रही है, इसमें हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये किस अवस्था में। जैसे हम इसको लिख सकते हैं सॉलिड, ये हमारा सॉलिड रूप में होगा, ठोस अवस्था में हो सकता है, और ये हमारा लिक्विड होगा, द्रव रूप में होगा, और यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा एक मतलब क्रिस्टल रूप में प्राप्त हो सकता है, या क्रिस्टल या जो है कि जलवाष्प के साथ प्राप्त हो सकता है। एक तरीके से हम इसको क्रिस्टलाइड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जलयुक्त, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक जलयुक्त रूप में प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। और भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो पहली बात यह है कि उसकी भौतिक अवस्था में लिखना पड़ता है कि हम जो अभिकारक और उत्पाद ले रहे हैं वो किन अवस्थाओं में है। ठोस में होगा तो ठोस लिखा जाएगा, द्रव में होगा तो द्रव लिखा जाएगा, गैस में होगा तो गैस लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये चीज़ दिखाना पड़ता है एरो के ऊपर कि यह अभिक्रिया कितने तापमान पर हो रही है। यहाँ पर ताप लिखना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर दाब लिखना पड़ सकता है कि दाब कितना है, या कितने वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया कराई जा रही है। फिर कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं की अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। याद रखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है उत्प्रेरक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वर्धक होता है और एक विष होता है। तो जो पहला वाला है आपका वर्धक वाला, ये अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है,
अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। और जो दूसरा है आपका, ये दूसरा पॉइंट, ये सीधे से कह देखते हैं अभिक्रिया वेग को ये घटा देता है, घटाता है। तो उत्प्रेरक जो होता है ना, ये सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और अब तो ऐसा भी प्रयोगों में आने लगा है, खोजों में आ चुका है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ भी कर सकता है। तो अब इसमें देखते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले उसके प्रतीक के रूप में लिखकर दिखाते हैं, फिर ये दिखाते हैं कि वो किस अवस्था में है, ठोस में है या द्रव में है या गैस में है, ये लिखकर दिखाया जाता है उसके सामने। या फिर ये एरो के ऊपर हम क्या लिखकर दिखाएंगे कि जो हम अभिक्रिया करवा रहे हैं वो कितने के तापमान पर हो रही है, और उसमें उसका दाब कितना रखा गया है, और क्या उसमें किसी उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है। उत्प्रेरक, यहाँ पर उत्प्रेरक को भी लिखकर दिखाया जाएगा। तो इतने भागों को कर हम किसी रासायनिक समीकरण को दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो बात आती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, तो थोड़ा नियम भी समझ लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। चाहे हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवा लें, उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान नष्ट हो सकता है और न ही अलग से जो है कि निर्मित हो सकता है। इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, न तो इसका सृजन किया जा सकता है। ये जितना होगा, जैसे बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि कल हमने इससे पहले वाले वीडियो हमने समझा रखा था कि एक रिएक्टेंट होता है और इससे प्राप्त होता है प्रोडक्ट। तो अगर हम ये समझाने का प्रयास करें, बताना चाहते हैं कि जो रिएक्टेंट लिया गया है उसका वजन, उसका द्रव्यमान जो है, मान लीजिए mR है, तो अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अभिक्रिया नहीं हो रही है, समझ रहे हैं, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं है। तो इधर पूरा का पूरा द्रव्यमान रहेगा और इधर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। फिर बाद में अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया होने पर जब अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाएगा तो होगा क्या कि ये जो रिएक्टेंट होगा mR धीरे धीरे बदलने लगेगा, घटने लगेगा, घट कर जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होगा, MP में, हाँ, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये अभिकारक का द्रव्यमान है और ये उत्पाद का द्रव्यमान है। और ये मतलब अगर अभिक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है, पूरी अभिक्रिया अगर हो जाती है तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। और जब अभिक्रिया हो रही है तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। और लास्ट में ये पूरा का पूरा हो गया रहता है कि जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो ये वाला पार्ट हमें 0 प्राप्त हो जाता है और पूरा का पूरा हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। बट जब कंपेयर करके देखा जाता है तो लास्ट में मिलता क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों का मास इक्वल होता है, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि करवाई जाती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व जो द्रव्यमान होता है अभिकारक का, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद वही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यही था, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो आइए आगे देखते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पहले अर्थात अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद केवल तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए।
प्रत्येक तत्व के, इसमें जितने तत्व लिए हैं सब में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें फिर से। यहाँ पर कैल्शियम 1 भाग लिया गया है, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 भाग है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 भाग, इसका 1 भाग यहाँ पर मिलकर 2 भाग है, तो यहाँ पर ट्वाइस किया गया है, मतलब ऑक्सीजन 2 भाग है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 भाग है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तब हम उस समीकरण को समझेंगे कि ये संतुलित है। संतुलित समीकरण का यही अर्थ होता है कि ये भौतिक अवस्थाएं, मतलब कि इसकी अवस्था जो है, इन अवस्थाओं को दिखाना पड़ेगा, ताप, दाब, उत्प्रेरक की अवस्था को दिखाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ LHS और इधर गिव्स आउट RHS, दोनों तरफ जो दिखाया गया है कि इन दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। एटम, परमाणु, नंबर ऑफ एटम, और इधर होना चाहिए नंबर ऑफ एटम। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए। अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात दोनों में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा प्राप्त हो जाता है तो हम उसको समझेंगे कि ये दिया गया समीकरण संतुलित है। यदि ऐसा नहीं होता है, ये सारी अवस्थाएं इसमें नहीं प्राप्त होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया भी पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। तो अब इसके बाद हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो इसको अलग अलग चरणों में संतुलित किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले चरणबद्ध संतुलित करना, कि हम इसको चरणबद्ध रूप से कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को चरणबद्ध संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट चरण कि पहला स्टेप इसका क्या होता है। पहले हम रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। हमने यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है कि आयरन की जल से क्रिया हो रही है जिसमें जंग लग रहा है। पहले आपको एग्जाम्पल बताया गया था रासायनिक अभिक्रिया की लोहे में जंग का लगना, तो वही अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। ये आयरन लोहा है और यहाँ पर H2O जल लिखा गया है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इसको संतुलित करना है कि क्या ये वास्तव में संतुलित है। तो देखने पर तो अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं लग रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन 1 भाग है, यहाँ पर आयरन 2 भाग है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 भाग है, यहाँ ऑक्सीजन 3 भाग है, केवल हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 भाग, केवल हाइड्रोजन संतुलित दिखाई दे रहा है, बाकी और कोई भी पार्ट इसमें संतुलित नहीं है। तो सबसे पहला कार्य होता है कि इस अभिक्रिया को लिख करके चारों ओर बॉक्स बनाना है। ऐसे इस टाइप से ये जो बॉक्स बना हुआ है, ऐसे आप बॉक्स ऐसे बना सकते हैं, या फिर इस टाइप से स्क्वायर रूप में भी, या रेक्टेंगल रूप में, आयताकार रूप में भी आप बॉक्स बना सकते हैं। ऐसे सबसे पहले बॉक्स को बनाना। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। हम इस बॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं करेंगे। दूसरा चरण, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। अब इसमें कौन कौन से परमाणु लिए गए हैं, जैसे देख सकते हैं आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इन सबको हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाकर इसमें लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तत्व का नाम लिख लेंगे। तो तत्व में 3 तत्व इसमें उपस्थित हैं, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर हम देखेंगे एक तरफ हम पहले कॉलम में लिखेंगे LHS। LHS क्या होता है हमारा, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। दूसरे में होगा हमारा RHS, जिसको हम कहेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो इस प्रकार से इन्हें दर्शा करके अब हम लिख लेंगे। देखेंगे इसमें आयरन हमारा 1 भाग है LHS में, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 भाग है, 2 भाग हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम 2 भाग हाइड्रोजन लिख लेंगे। और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 ही भाग है, तो हम 1 भाग ऑक्सीजन लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें देख रहे हैं आयरन 3 भाग है, आयरन 2 भाग है, ऑक्सीजन 3 भाग है और हाइड्रोजन 2 भाग है। तो इसी प्रकार से हम इनको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फिर अब चले आते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना। कह रहे हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाले,
देखेंगे इनमें से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगा करके हम संतुलित करेंगे। तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या दिखाई दे रही है। जो ऑक्सीजन है इसमें इसकी मात्रा या संख्या सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम इसी को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा करते क्या है, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो ऑक्सीजन, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यही बाहर हम 4 से गुणा करेंगे, बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 से गुणा कर दिया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा ऑक्सीजन 4 भाग इधर है और 4 भाग इधर है, हमारा संतुलित हो चुका है। अब हम अगले चरण की ओर चलेंगे। सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित करना। जैसे हमने इस प्रकार इसको संतुलित किया है, तो हम देख रहे हैं कि अब हम यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 6 भाग हो चुका है, ऑक्सीजन 4 भाग हो चुका है। तो हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो चुका है, बट हाइड्रोजन नहीं संतुलित है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 भाग हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा 2 भाग हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कि अगर हम 4 से यहाँ पर गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 भाग हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा। तो देखिए अगले में कह रहे हैं कि सभी परमाणु चरण को, तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 4 से गुणा हो जाता है तो यहाँ 4 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये हाइड्रोजन 8 भाग, यहाँ हाइड्रोजन 8 भाग, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 भाग, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 भाग, दोनों संतुलित हो चुके हैं। बट हम देख रहे हैं कि शुरू से ही कि ये Fe 3 भाग है, Fe 3 भाग है इधर, और लेकिन यहाँ पर Fe आयरन जो है 1 ही भाग है। तो अगर हम यहाँ भी 3 से गुणा कर दें तो हमारा भी Fe 3 भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं तो ये भी संतुलित हो जाता है। 4 चरण हमने देख लिया। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। हमने देखा कि एक 3 भाग Fe यहाँ है, 3 भाग Fe यहाँ पर है। यहाँ पर हाइड्रोजन की भी स्थिति वही है कि 4 दूनी 8 भाग हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 4 दूनी 8 भाग हाइड्रोजन है। यहाँ पर 4 भाग ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 भाग ऑक्सीजन है। तो 4 चरण को हमने देखा कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि 5वें चरण में हम क्या करेंगे इसके साथ। तो अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सा भाग किस अवस्था में है। जैसे ठोस के लिए यस का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए यल मतलब सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, गैस के लिए जी का प्रयोग करते हैं, और जलीय अवस्था में अगर होगा तो एक्वियस AQ, जिसको हम एक्वियस लिखते हैं जलीय अवस्था के लिए। तो हमारा आयरन जो होता है ठोस होता है, इसलिए यहाँ पर यस लिखेंगे सॉलिड, और जल जो होता है यहाँ पर वाष्प रूप में प्रयोग किया जाता है, गैसीय अवस्था में लिया जाता है। जैसे कि जंग जो लोहे में लगता है वायु के साथ होता है, वायु जल वाष्प के साथ होता है। अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को छोड़ देते हैं बाहर तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है। तो कैसे होता है, हवा और नमी के संपर्क में आते हुए ये लगता है। तो आप देख सकते हैं। और आयरन ऑक्साइड मतलब जिसको हम कहते हैं मूर्छा या जंग कहते हैं, यही जंग होता है जो हमारे लोहे में लग जाया करता है, तो इसी रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो भी ठोस होता है। आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल अपने घरों में। और यहाँ पर 4 भाग जो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, यहाँ जी लिख कर दिखाएंगे, गैसीय अवस्था के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण प्राप्त होता है। कुछ आवश्यकता, अब 6वें चरण में क्या कह रहा है, कुछ आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। ये जो तीर का निशान है हमने अभी अभी आपको समझा रखा है कि इस तीर के ऊपर अगर आवश्यक परिस्थितियां दी जाती हैं तो यहाँ पर हम इस तीर के ऊपर ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी लिखकर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए विभिन्न चरणों के बारे में हमने बताया। अब इसके बाद हम किसी और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में देखेंगे कि और भी हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें और भी कुछ हेडिंग्स हैं जिसको समझाया जाएगा, लेकिन ये वीडियो लंबा ना हो पाए, इसलिए इसको यहीं पर रोका जाता है। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे।